अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। 19 अक्टूबर की क्लास है आज की। द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल से इस क्लास को कवर करेंगे। सी सर्विस इसका टाइटल है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत पुराने रिश्ते हैं, इकोनॉमिक भी, कल्चरल भी और पीपल टू पीपल भी। लेकिन ये रिश्ते पिछले 50 सालों में ख़राब हुए। और क्यों हुए? श्रीलंकन सिविल वॉर की वजह से। अब इन रिश्तों को फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है फेरी सर्विसेज यानी बोट सर्विसेज के जरिए दोनों कंट्रीज़ के बीच। और इसी पे आर्टिकल लिखा गया है। इंटरेस्टिंग है, जियोपॉलिटिकल आर्टिकल है। मन से पढ़ना है, हर चीज़ को अपने बेसिक से कवर करेंगे, ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रिहेंशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें ताकि रेगुलरली ये क्लासेस आपको मिल सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी सी सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा और सी का मतलब होता है समंदर। कह रहे जी समुद्री सेवा जो है शुरू हो चुकी है। कहाँ से कहाँ तक और क्यों हुई है, टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहे द फेरी बिटवीन तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न श्रीलंका होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल। कह रहे जो फेरी है ना, फेरी का मतलब क्या होता है? बोट। एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहली जगह वापस। सुबह शाम का खेल होता है, सुबह बोट्स निकलती हैं, शाम को वापस आ जाती हैं। कह रहे जो फेरी बोट सर्विस है और किस किस के बीच? तमिलनाडु स्टेट के बीच भारत की और श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट के बीच। कह रहे ये जो सर्विस है ना, ये होल्ड करती है बहुत ही बड़े इमेंस पोटेंशियल को, संभावना को। समझ गए ना पोटेंशियल क्या होती है? किसी चीज़ के अंदर की लाइकलीहुड। तो इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। पोटेंशियल इस सर्विस में काफ़ी है। फेरी आप समझ गए, पैसेंजर बोट को बोलते हैं। होल्ड्स इसकी वर्ब है, फेरी आपका सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट आपको ग्रीन में मिलेंगे, वर्ब सारी की सारी पिंक में मिलेंगी। पोटेंशियल मतलब लाइकलीहुड या किसी चीज़ के अंदर की संभावना, उसके अंदर की प्रॉस्पेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी आर्टिकल है पढ़ने में, ग्रामर थोड़ी सी रिच है, तो अच्छा मौका मिलेगा आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने का। जल्दी से आगे बढ़ के सारी वोकैब पे नज़र डाल लेते हैं ताकि आर्टिकल को बिना स्मूथली पढ़ सके, बिना डिस्टर्बेंस के। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की सी सर्विस की। 5 वर्ड्स हैं डिटेल में, एक एक करके सभी को देखते हैं। मैरी टाइम, बहुत बार आया वो वर्ड। मैरी टाइम का मतलब होता है समुद्री, हिंदी में बोलते हैं समुद्री, जो समंदर से, नेवी से रिलेटेड हो, या आपकी समुद्री सीमा से, वाटर बाउंड्री से रिलेटेड हो। मोस्ट आइलैंड नेशंस सर्वाइव ऑन मैरीटाइम ट्रेड। ज़्यादातर जो टापू देश हैं, श्रीलंका जैसे, मालदीव्स जैसे, है ना, मॉरिशस जैसे, ये सर्वाइव करते हैं मैरीटाइम ट्रेड पे, यानी समुद्री व्यापार पे। चलिए, मैरीटाइम को आप नेवल भी बोलते हैं, एक्वाटिक भी बोलते हैं। आज ये वर्ड जो है ना मैरीटाइम आर्टिकल में देखेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम डिपार्टमेंट, मैरीटाइम बोर्ड, है ना, ये सब मैरीटाइम एडजेक्टिव से मिलके बनते हैं। अगला वर्ड है अपने पास सीमी। देखिए सीम का मतलब होता है सलवट, तो सीमी का मतलब हो गया सलवटी, जिसमें ढेर सारी सलवटें हों। कोई कपड़ा है जिसमें बहुत सारी रिंकल्स हैं, वो सीमी कपड़ा है। अब देखो, सलवट और कपड़े से ऊपर उठ जाओ और सीमी को रियल लाइफ में लगाओ। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें कई सलवटें हों, कई परेशानियां हों, कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हों, तो वो सिचुएशन आपके लिए सीमी है। समझ पाए ना भाई? सलवटों वाला कपड़ा भी सीमी है आपके लिए, आप उसको पहन नहीं सकते, पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, पहना हुआ अच्छा नहीं लगेगा आप पे। और सीमी अगर सिचुएशन है तो वो सिचुएशन भी आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको परेशानी देगी। तो सीमी वर्ड को ऐसे कनेक्ट करना है, रफ चीज़ों के साथ में इसको जोड़ के रखें। चिल्ड्रन विद रिच पेरेंट्स रेयरली एक्सपीरियंस द सीमी साइड ऑफ लाइफ इन देयर चाइल्डहुड। अमीर परिवारों के बच्चे
बड़ी मुश्किल ही एक्सपीरियंस करते हैं, रेयरली एक्सपीरियंस करते हैं सीमी साइड को, रफ साइड को, जो है लाइफ की, अपने बचपन में। तो जीवन में बहुत मुश्किलें होती हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको पता लगता है ना। वो मुश्किलें ऐसी नहीं है जो पैसे से सॉल्व हो जाएंगी या आपके बड़े होने से सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, अमीर बच्चों के, अमीर परिवारों के, उनको ये मुश्किलें कभी पता ही नहीं लगती हैं जब तक वो 18, 20, 25 के हो नहीं जाते। तो ये सीमी साइड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। अब देखो, सीमी वर्ड का एंटोनिम है सीमलेस, एकदम प्लेजेंट, स्मूथ, जिसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। आज आप आर्टिकल में सीमलेस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे ना, इसका एंटोनिम है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास एग्रेरियन। ये वर्ड बना है एग्रीकल्चर से। एग्रेरियन मतलब रिलेटिंग टू फार्मिंग और लैंड। जो चीज़ कृषि या भूमि से रिलेटेड हो वो एग्रेरियन होती है। जैसे एग्रेरियन इकॉनमी वो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है जो कृषि पे आधारित हो। एग्रेरियन नेशन, एग्रेरियन ट्रेड, है ना, कृषि से रिलेटेड। इंडियन इकॉनमी इज प्राइमरली एग्रेरियन। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः एग्रेरियन है, यानी कि कृषि प्रधान है। एग्रीकल्चरल भी बोल सकते हैं इस वर्ड को। नया वर्ड है आपके लिए, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। फिर एक वर्ड है इंटीग्रल, बहुत बार आया है वर्ड। इंटीग्रल का मतलब होता है इनसेपरेबल, जिसको अलग ना किया जा सके। कैसे बताएं आपको? जैसे सक्सेस से मेहनत को अलग नहीं कर सकते आप, स्टॉक मार्केट से रिस्क को अलग नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? खेलों से, स्पोर्ट्स से आप इंजरी को अलग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो चीज़ें इनसेपरेबल हों वो एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट होती हैं। समझ पाए इन एग्जाम्पल से? सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स खेलोगे तो इंजरी होगी ही होगी, पैसा लगाओगे बाजार में तो रिस्क तो बनेगा ही बनेगा। तो रिस्क इज इंटीग्रल इन स्पोर्ट्स, इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क जो है इनसेपरेबल पार्ट है स्टॉक मार्केट्स का। इंटीग्रल को इनहेरेंट भी बोलते हैं, इननेट भी बोलते हैं। आज इनहेरेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इंटीग्रल का सिनोनिम है। तो रिस्क इज इनहेरेंट इन स्टॉक मार्केट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना पेट्रोनाइज। ये वर्ड बना है संस्कृत वर्ड पितरी से। संस्कृत आप जानते होंगे, सारी इंडो वेस्टर्न जो लैंग्वेजेस है इनकी मदर है ना। 3,500-4,000 साल पुरानी लैंग्वेज है। तो इसी से आपको ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस मिलती हुई निकलेंगी, है ना, निकलती हुई मिलेंगी। तो पितरी वर्ड से ही पैट्रोनाइज वर्ड को आप बनाएं। पितरी का मतलब होता है पिता, और पैट्रोनाइज का मतलब होता है किसी का पिता बनने की कोशिश करना। अब देखो, पिता बनने की कोशिश करने के 3 मीनिंग्स हैं। पहली चीज़, किसी को सपोर्ट करना, है ना, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको पैट्रोनाइज कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है किसी बिजनेस का रेगुलर कस्टमर बनना। आप किसी दुकान से हमेशा सारा सामान लेते हैं तो उस दुकानदार को आप पैट्रोनाइज करते हैं। आप उस दुकान के लिए पिता की तरह हैं, रेगुलरली उस दुकान से खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं, रेवेन्यूज देते हैं, प्रॉफिट्स देते हैं, है ना। पैट्रोनाइज का दूसरा मीनिंग है। तीसरा मीनिंग जो है ना पैट्रोनाइज का, ये नेगेटिव है, किसी इंसान को डिमीनिंग वे में या कॉन्डिसेंडिंग वे में ट्रीट करना। डिमीनिंग, कॉन्डिसेंडिंग वे मतलब तुच्छ वे में, यानी आप किसी का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव वे में। देखो, 2 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। यहाँ किसी का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट करने के लिए, अपने से छोटे को, है ना, उसको पैट्रोन कर रहे हैं, आप पैट्रोनाइज कर रहे हैं। यहाँ किसी दुकानदार का या दुकान का आप रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं, पिता की तरह उसको संभाल रहे हैं। लेकिन तीसरे वाले में किसी आदमी पे आप धौंस जमा रहे हैं, उसका पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है इस वर्ड का मीनिंग है। मीनिंग मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पितरी, पिता से पैट्रोनाइज नाम का वर्ब बना हुआ है। इसको पेट्रन और पेट्रोनाइज वर्ड से भी कनेक्ट करके रखें। पेट्रन का मतलब होता है आपका गार्जियन या आपका पिता, जो भी आदमी आपको संभाले। और पेट्रोनेज का मतलब होता है किसी का भी सपोर्ट, पिता जैसा, है ना, किसी कस्टमर का, किसी दुकानदार को सपोर्ट, है ना, पेट्रोनेज। तो ये 3 तरीके से यूज़ होती है। यूज़ भी करके दिखा देते हैं। द यूएसए पेट्रोनाइजेज द यूनाइटेड नेशंस। अमेरिका सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस को, पेट्रोनाइज करता है संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो पहला वाला मीनिंग। वी पेट्रोनाइज द नियर बाई किराना स्टोर फॉर डेकेड्स। हम रेगुलर कस्टमर हैं, पेट्रोनाइज करते हैं पास ही के किराने की दुकान को पिछले कई डेकेड से, कई दशकों से। अब तीसरा वाला मीनिंग देखो। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट मेन नीड टू स्टॉप पेट्रोनाइजिंग वीमेन। फेमिनिस्ट ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि आदमियों को ज़रूरत है कि वो बंद करें पेट्रोनाइज करना या अपने से छोटा समझना, धौंस जमाना औरतों पे। चलिए, ये वर्ड डिटेल में हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसीलिए टाइम लगाया इस पर 4 मिनट। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा गया है। देखिए, वैदिक काल में इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम सेतु हुआ करता था। अब ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। अगर आप इसको रीसेंट लाइट्स में देखें, जो खोजे हुई है ना रिसेंट,
तो उनमें आपको पता लगेगा राम सेतु जो है एक मिथोलॉजी का पार्ट ना होकर के हिस्ट्री या रियलिटी का पार्ट था। तो राम सेतु तो हो गया खत्म बहुत साल पहले। फिर क्या हुआ, इंडिया श्रीलंका के रिश्ते बने रहे, दोनों कंट्रीज के बीच में बोट सर्विसेज चलती रही। लेकिन श्रीलंका में सिविल वॉर हुई 60s और 70s के दशक में। आपको लिट्टे का नाम पता होगा, प्रभाकरण का नाम सुना होगा। इस सिविल वॉर में श्रीलंका और तमिलनाडु के रिश्ते बहुत खराब हो गए और ये सारी बोट सर्विसेज खत्म हो गई। अब 50 साल बाद इन सर्विसेज को फिर से चालू किया गया है। तमिलनाडु के एक शहर से श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस में बोट सर्विस चलाई जा रही है सुबह शाम। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इससे पुराने रिश्ते फिर से ताज़ा होंगे, हरे होंगे और बड़े होंगे, अच्छे होंगे ना, फलेंगे फूलेंगे। लेकिन ज़रूरत है इस बोट सर्विस को पेट्रोनाइज करने की भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इस सर्विस में खर्चा बहुत होगा। लोगों को बेनिफिट मिलेगा लेकिन खर्चा बहुत होगा सरकारों का। तो सरकारों को आंख मूंद करके खर्चा कर देना चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में रिश्ते फिर से पहले जैसे एकदम अच्छे हो जाएं, है ना, हट्टे कट्टे रिश्ते हो जाएं। आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन, बहुत ही आशावाद और ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, उम्मीद दिखा रहा है इस नई बोट सर्विस को लेकर के। चलिए अब शुरू करेंगे। इस बोट सर्विस के बारे में बताएगा, हिस्ट्री बताएगा और चैलेंजेस बताएगा इस सर्विस में क्या क्या है। कह रहा है जी, द कमेंसमेंट ऑफ अ पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन कानकेसंथुराई in Sri Lanka's northern province and Nagapattinam in Tamil Nadu last week marks the fulfillment of a long-standing demand। कह रहे जो शुरुआत है, कमेंसमेंट है, और किसकी, एक पैसेंजर फेरी सर्विस की। किस किस के बीच, इन दोनों जगहों के बीच में। पहली जगह है श्रीलंका का कानकेसंथुराई प्रोविंस, नॉर्दर्न प्रोविंस, श्रीलंका का उत्तरी इलाका जो इंडिया की तरफ लगता है, और दूसरा तमिलनाडु का साउथ का वाला एरिया, नागाटीपट्टनम नाम का ये टाउन। कह रहे जो लास्ट वीक जो है ना कमेंसमेंट हुई है, शुरुआत हुई है, बिगनिंग हुई है इस सर्विस की, ये मार्क करती है, ये निशान बनती है, सिग्निफाई करती है फुलफिलमेंट को या अचीवमेंट को, और किसकी, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड की, एक ऐसी डिमांड की, एक ऐसी मांग की जो लॉन्ग स्टैंडिंग है। 40-50 साल लोगों से डिमांड लोग जो है कर रहे हैं। और ये डिमांड कहाँ है भाई, ये सारी डिमांड है अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट वो वाला एरिया है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में आता है। भाई ये इंडिया है, सही से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, है ना, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, और ये है श्रीलंका। तो ये जो बीच का एरिया है ना, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। कह रहे ये डिमांड थी पाक स्ट्रेट के अक्रॉस, इधर भी थी और इधर भी थी, दोनों तरफ थी। और क्यों थी, फॉर द रिवाइवल ऑफ अ सी लिंक, एक सी लिंक के, एक समुद्री लिंक के रिवाइवल के लिए, उसके रिन्यूअल के लिए। समझ गए। तो 40-50 सालों की डिमांड पूरी हो गई है जैसे ही पिछले हफ्ते दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक पैसेंजर फेरी सर्विस की शुरुआत हुई। कमेंसमेंट यानी शुरुआत आपका सब्जेक्ट है इन ग्रीन कलर, मार्क्स इसकी वर्ब है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचीव हो जाना, अटेन हो जाना, रियलाइज हो जाना, किसी डिमांड का पूरा हो जाना, है ना। रिवाइवल यानी किसी चीज़ के अंदर फिर से नई जान। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाक स्ट्रेट जो है, मैंने आपको बता दिया स्टेट क्या होती है, जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको हिंदी में। दो जो है लैंड मासेस के बीच में जो नैरो सी वाटर बॉडी होती है ना, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट या कोई भी स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के आगे द लगाया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है, किन किन प्रॉपर नाउन्स के आगे द नहीं लगाया जाता। समझ गए सवाल क्या है। पाक स्ट्रेट एक प्रॉपर नाउन है, ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन है, बुर्ज खलीफा भी एक प्रॉपर नाउन है, अमेरिका इंडिया भी प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रशांत महासागर भी प्रॉपर नाउन है। सिंपल सा सवाल ये है कि कौन कौन से किस टाइप के प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे कभी द नहीं लगता। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको घुमाओ। आगे बढ़ते हैं। कह रहे श्रीलंका सिविल वॉर विच लास्टेड नियरली 25 years हैड डिसरप्टेड द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ऑन ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट्स। कह रहा है श्रीलंका की जो सिविल वॉर है जो चली लगभग 25 साल, लास्ट कर गई 25 साल, इसने डिसरप्ट कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था आवागमन को, मूवमेंट को, इंसानों की और गुड्स की, लोगों की और सामान की, ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट्स पे। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो हज़ारों सालों से या सैकड़ों सालों से चल रहे थे। मैरीटाइम रूट्स मतलब समुद्री रास्ते। अब ये ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट्स क्या हैं, ये दोनों रूट्स हैं, तलाई मन्नाड टू रामेश्वरम एंड कोलंबो टू थूथुकुडी, ठीक है। श्रीलंका सिविल वॉर की वर्ब है हैड डिसरप्टेड, पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया है क्योंकि ये काम जो है ना इससे भी पहले हुआ है। भाई ये काम तो लास्ट वीक हुआ था, नेक्स्ट सेंटेंस में इससे भी पुराना काम बताया है, तो इसलिए इस पुराने वाले काम को इसके रिलेशन में रिलेटिव बना करके पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया।
जिनको बेसिक्स आते हैं वही इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, है ना। इसलिए सभी को मैं इनकरेज करूंगा चैनल पे जाके होम पेज से 15 दिन में बेसिक्स को पूरा करें। मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा फिर इन क्लासेस का आपको। विच आया है सिविल वॉर के लिए, विच की वर्ब है लास्ट इट। मैरीटाइम मतलब समुद्री या नेवल, जो समंदर से आपकी कोस्ट लाइन से रिलेटेड हो। कह रहे जी 12 years ago a ferry service between Colombo and Thoothukudi did not last long due to a lack of patronage। 12 साल पहले एक सर्विस आई थी, फेरी आई थी कोलंबो और थूथुकुडी के बीच में। ये जो आप पुराने रूट देख रहे हैं ना, कोलंबो थूथुकुडी, जो बहुत सालों सैकड़ों सालों तक चलता रहा लेकिन फिर बंद हो गया। कह रहे जी 12 साल पहले इसको फिर शुरू किया गया था, लेकिन ये फेरी सर्विसेज लंबी नहीं चली। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट मतलब चलना, लॉन्ग मतलब लंबा। और क्यों नहीं चली? पैट्रोनेज के अभाव में। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? दुकान की रेगुलर ग्राहकी। तो इस सर्विस की रेगुलर ग्राहकी नहीं मिली, है ना। इस फेरी सर्विसेज में सीटें जो है रेगुलर बुक नहीं हुई, लोग जो है इस पे आए नहीं। फेरी सर्विस की वर्ब है डिड नॉट लास्ट। कह रहे जी देर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर बोट मेल कनेक्टिंग चेन्नई एंड तलाईमनार वाया रामेश्वरम एंड धनुषकोडी थ्रू अ रेल लिंक एंड अ फेरी विच नॉनाजुरेरियंस रिकॉल। कह रहे जी एक पॉपुलर बोट मेल भी हुआ करती थी। देर वॉज अ पॉपुलर बोट मेल। भाई आपने मेल सुनी है ना, कौन सी मेल? सौराष्ट्र मेल, चेन्नई मेल, है ना। तो मेल क्या होती है? एक पैसेंजर सर्विस होती है, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हो चाहे वो बोट के थ्रू हो। तो एक बोट मेल भी हुआ करती थी, पैसेंजर बोट हुआ करती थी जो कनेक्ट करती थी इसको और इसको वाया रामेश्वरम और धनुषकोडी के थ्रू, एक रेल लिंक और एक बोट के थ्रू, एक फेरी के थ्रू। कह रहा है जी जिसको नॉनाजुरेरियंस जो है रिकॉल करते हैं। रिकॉल करना यानी रिमेंबर करना, याद करना पुरानी चीज़ को। और नॉनाजुरेरियंस कौन है? जो 90 साल से ऊपर के हैं। मतलब ये सर्विस जो है आपको लगभग 1930, 1940 या 1950 में दिखी होगी। अब जो लोग 90 साल के हो चुके हैं वो इस बोट में कभी बैठे होंगे, चेन्नई वनई के एरिया में, है ना, उस एरिया में, साउथ वाले एरिया में। समझ गए? बोट मेल हुआ करती थी 90 साल पहले। इसकी वर्ब है वॉज। सेंटेंस देर से शुरू हुआ है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। हर बार ये बात बोलता हूँ मैं, इसके मायने समझो। अगर यहाँ मेल से लिखा होता तो फिर वर्ब इसी के हिसाब से वॉज की जगह वर हो जाती। समझे कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये? 1 नंबर बनते मुफ्त के एग्जाम में। जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, खासकर प्रीलिम्स में, देखते ही 1 नंबर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बन जाता है। चलो नॉनाजुरेरियंस की वर्ब है रिकॉल। अब ये कौन है भाई नॉनाजुरेरियंस? जो जुनेरियंस हैं, एजिड हैं 90+ ईयर्स या 90 से 99 के बीच में, ठीक है, 90 से 99 के बीच में। अब वैसे ही 40 से 50 के बीच में जो, या 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 के 90, इनको क्या बोलते हैं? देखिए जी नॉनाजुरेरियंस का अगर 10 साल कम कर दें तो उनको बोलते हैं जी, एक सेकेंड रुकना, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ से। इनको बोलते हैं ऑक्टाजेनेरियंस, ठीक है, ऑक्टाजेनेरियंस। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो कि 80 से 90 के बीच में, राइट। 70 वालों को क्या बोलते हैं? 70 वालों को बोलते हैं जी सेप्चुआजेनेरियंस। लिख देता हूं यहां, सेप्चुआ। 60 वालों को क्या बोलते हैं? बड़ा आसान है, 60 वालों को बोलते हैं हेक्साजेनेरियंस। ठीक है। 40 वालों को बड़ा आसान है, क्वाड्राजेनेरियंस। ठीक है, क्वाड्राजेनेरियंस। अच्छा 100 वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे 100 वालों को? याद जरूर रखना, सेंटिनेरियंस। ठीक है, सेंट मतलब 100। ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं इनको। याद करना तो टीचर का काम है ना। जनरली स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे वर्ड्स याद नहीं कर सकते और उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट तो सारे कवर करने हैं ना। लेकिन आपको इनका आइडिया होना चाहिए। क्वाड्रा मतलब 4, तो ये वर्ड दिखे तो समझ आ जाए 40 से 49 के बीच के लोग। हेक्सा मतलब 6, सेप्चुआ मतलब 7, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये वर्ड क्या कहना चाहते हैं। नोना मतलब 9, तो 90 से 99 के बीच। ऑक्टा मतलब 8। अच्छा ये 50 वालों को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्ट है, लिख देता हूँ आपके सामने, क्विनकुआ। ठीक है, तो ये वर्ड्स का आपको आइडिया होना चाहिए, याद भले ही मत करना, लेकिन क्विनकुआ दिखे तो समझ जाना 50 से 59 के बीच के लोगों की बात की जा रही है। 1 वर्ड्स हैं सारे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज़ में आपसे सेंटिनेरियन पूछा गया है। अच्छा, आज का क्विज़ मैंने आपको नहीं दिखाया शायद, है ना। ये आपका क्विज़ है। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 10 इस क्विज़ में। 10 के 10 क्वेश्चन आपको क्लास के लास्ट में सॉल्व करने हैं ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। लास्ट में इसको आपको जो है सॉल्व करवाएंगे। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द साइक्लोन इन दिसंबर 1964 विच डिवास्टेटेड धनुषकोडी एंड द सिविल वॉर एंडेड द मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लिंक्स। कह रहा है एक साइक्लोन आया था दिसंबर 64 में जिसने डिवास्टेट कर दिया धनुषकोडी को, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो सिविल वॉर हुई, कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर के एंड कर दिया मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लिंक्स को। और कैसे एंड किया? फोर्सिंग पीपल इन बोथ कंट्रीज टू रिलाई ओनली ऑन एयर सर्विसेज। कह रहे हैं जी फोर्स करते हुए, मजबूर करते हुए लोगों को दोनों ही देशों में कि वो रिलाई करें, डिपेंड करें सिर्फ और सिर्फ एयर सर्विसेज पे, हवाई सेवा पे। और ये कौन सी हवाई सेवाएं हैं? विच कवर मदुरई एंड तिरुचिरापल्ली या तिरुचि टू दीज डेज। ये वो सर्विसेज हैं जो मदुरई और तिरुचि नाम के एरियाज़ को इन दिनों कवर करती हैं। तिरुचि शायद तिरुचिरापल्ली है, देख लेना पूरा नाम क्या है। चलिए, साइक्लोन की वर्ब है और सिविल वॉर की वर्ब है। सिविल वॉर की वर्ब है रिकॉल, है ना। साइक्लोन और सिविल वॉर की वर्ब है एंडेड, इन दोनों ने एंड कर दिया। विच आया है दिसंबर 64 के साइक्लोन के लिए, वर्ब है डिवास्टेटेड, डिवास्टेट करना यानी किसी चीज़ को तबाह करना। यहाँ विच आया एयर सर्विसेज के लिए, सर्विसेज प्लूरल है इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है, कवर। ये वही सर्विसेज हैं जो कवर करती हैं इन सभी रूट्स को। कह रहे 10 months ago द चेन्नई जाफना एयर सर्विसेज या सर्विस रिज्यूम्ड एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 10,000 टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया विजिटेड श्रीलंका ओवर 6 months। कह रहे जी 10 महीने पहले चेन्नई और जाफना की जो एयर सर्विस है वो फिर से शुरू हुई। और कह रहा है एक एस्टिमेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अंदाज के हिसाब से लगभग 10,000 टूरिस्ट जो हैं, पर्यटक जो हैं इंडिया से, उन्होंने विजिट किया श्रीलंका में 6 महीनों के दौरान। तो काफ़ी डिमांड है श्रीलंकन टूरिज्म की भारत में। फेरी सर्विसेज हो, बोट सर्विस हो, एयर सर्विसेज हो, बहुत लोग जो हैं श्रीलंका में जाके छुट्टियां मनाते हैं। एयर सर्विस की वर्ब है रिज्यूम्ड, टूरिस्ट की वर्ब है विजिटेड। कह रहे जी द इनॉग्रेशन ऑफ ए प्राइवेट क्रूज सर्विस इन चेन्नई 4 months ago facilitated visits by 6,000 passengers to the island nation। कह रहे फिर जो इनॉग्रेशन हुआ, इनॉग्रेशन मतलब फीता काटना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, कमेंसमेंट करना, बिगनिंग करना। कह रहे फिर जो बिगनिंग हुई, फीता कटा एक प्राइवेट क्रूज सर्विस का। प्राइवेट क्रूज सर्विस क्या होती है? एक बड़ा सा बोट होता है जिसको क्रूज बोलते हैं, एकदम 5 स्टार, है ना। 5 स्टार नहीं तो कम से कम लग्जरी तो होगा वो। उसके अंदर आपको स्लीपिंग क्वार्टर्स मिलेंगे, अलग से कैबिन्स मिलेंगे, खाना मिलेगा बढ़िया। तो कह रहा है ऐसी प्राइवेट जो है लग्जरी क्रूज सर्विस शुरू हुई बड़ी सी बोट पे चेन्नई में 4 महीने पहले। कह रहा है इसने फैसिलिटेट कर दिया, ईजी बना दिया या एनकरेज कर दिया इन विजिट्स को 6,000 पैसेंजर्स के द्वारा आइलैंड नेशन की तरफ, श्रीलंका की तरफ। फैसिलिटेट करना, किसी चीज़ की फैसिलिटी देना, किसी चीज़ को ईजी बनाना, या समझ गए ना, इनकरेज करना। तो इनॉग्रेशन ने फैसिलिटेट किया, इनॉग्रेशन सब्जेक्ट है, फैसिलिटेट इसकी वर्ब है। फिर क्या हुआ? अभी तक आपको यही बताया जा रहा है कि जब जब ये सर्विसेज खुलती है ना तो लोग बहुत खुश होकर के श्रीलंका घूमने जाते हैं। कह रहे जी एज पॉइंटेड आउट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ नगटीपट्टम एंड कांकेसंथुराई सर्विस द डेवलपमेंट वुड नॉट ओनली स्ट्रेंथन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज बट ऑल्सो इम्प्रूव कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कह रहा है कि जैसा कि पॉइंट आउट किया गया, अब नई वाली फेरी सर्विस की कमेंसमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ दिस फेरी सर्विस, हुआ क्या? कह रहा है कि जैसा बताया भी गया है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो नया अभी वाकया हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, ये ना केवल मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा इन सारे तरह के रिश्तों को, कल्चरल, इकोनॉमिक और सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, है ना, सारे रिश्तों को अच्छा करेगा। कह रहा है ना केवल इसको स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत बनाएगा, बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो ये अच्छा करेगा, बेहतर करेगा कोऑपरेशन को, आपसी सहयोग को डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कोई बड़ा सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, तो उसमें कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, और साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी में, नेवल सिक्योरिटी में। तो ये फेरी जो है हर तरीके से अच्छी है, ट्रेड बढ़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा होगा, लोग आ जा सकेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी में दोनों कंट्रीज़ मिल के कोऑपरेट करेंगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्री सिक्योरिटी,
वही जो पूरा एरिया है नीचे का ये इंडियन ओशन का, चाइना बहुत ज़्यादा इसमें डोमिनेंट रहता है। तो इस पूरे एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी दोनों कंट्री मिल करके हैंडल कर सकेंगी। डेवलपमेंट की दो वर्ब्स हैं, पहली है वुड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। दूसरी है वुड इम्प्रूव। वुड को दूसरी बार नहीं लिखा गया क्योंकि एक बार पहले लिख दिया गया है। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन से। को रिलेटिव कंजंक्शनल पेयर है, हमेशा साथ में आता है। दो वर्ब्स को, नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, है ना, मिलाने की कोशिश करता है। चलिए, करेजी इट में एट सम स्टेज ऑल्सो इनेबल सीमलेस वॉलंटरी रिपैट्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंका लिविंग इन तमिलनाडु। करेजी किसी स्टेज पे आकर के इट में ये कर सकता है, और क्या कर सकता है, इनेबल कर सकता है, सक्षम बना सकता है सीमलेस वॉलंटरी रिपैट्रिएशन को। सीमलेस का मतलब है स्मूथ, सीमी मतलब सलवटों वाला, सीमलेस मतलब स्मूथ, ये वर्ड देख चुके हैं ना। वॉलंटरी मतलब जो अपनी वॉल्यूशन से हो, बिना किसी के दबाव से हो, स्वेच्छा से हो। और रिपैट्रिएशन का मतलब होता है घर वापसी, जिस देश से आप निकले थे उसमें वापस जाते हैं तो रिपैट्रिएट करते हैं। तो कह रहा है जी किसी स्टेज पे आकर के अपनी इच्छा से स्मूथ तरीके से रिपैट्रिएशन को भी ये इनेबल करेगा हजारों उन रेफ्यूजीज़ का जो श्रीलंकन वॉर से बच करके इंडिया में आए थे, है ना। मेजोरिटी ऑफ दोज आर तमिल्स, और जो लिव कर रहे हैं तमिलनाडु में इलीगली या रिफ्यूजी जो हैं ग्राउंड्स पे रहते हैं। इट की वर्ब है मे इनेबल, इट आया इस फेरी सर्विसेज के लिए। सीमलेस, सीमी, ये वर्ड्स आप देख चुके हैं, कपड़ों की सलवटों से कनेक्ट करके दिखाया था। रिपैट्रिएट वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, इसको ध्यान से तोड़ के समझना। देखिए पैट्रिएट कौन होता है, देश प्रेमी, देशभक्त। अगर आप एक्सपैट्रिएट हो गए हैं तो आप एक्सपैट्रिएशन कर रहे हैं, यानी कि आप अब इस देश के नाम करके किसी और देश में जाके बस रहे हैं। हो सकता है वहाँ रह के भी आप देशभक्त हों, आपको कंट्री के लिए लव हो, लेकिन एक तरह से आप कंट्री से निकल चुके हैं, अब आपकी कंट्री बदल चुकी है, तो अब एक्सपैट्रिएट हैं, अब आप इस कंट्री के पैट्रिएट नहीं रहे। समझे मेरी बात को। तो एक्सपैट्रिएशन जो है ना, ये वो एक्ट है जिसमें आप देश छोड़ के जाते हैं, किसी और कंट्री में सेटल होते हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, रिपैट्रिएट। पहले एक्सपैट्रिएट हुए, अमेरिका कनाडा गए, फिर अमेरिका कनाडा से वापस आ गए, घर वापसी हुई। द एक्ट ऑफ रिटर्निंग टू होमलैंड इज रिपैट्रिएशन। तो ये दोनों वर्ड जो आप ना हमेशा याद रखेंगे, एक्सपैट्रिएट से एक्सपैट्रिएशन, रिपैट्रिएट से रिपैट्रिएशन। आज ये वर्ड्स आपसे क्विज में पूछे गए हैं। चलो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कौन से वो प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे द लगता है और कौन से वो हैं जिनके आगे द नहीं लगता। देखिए सभी वाटर बॉडीज जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ, सभी वाटर बॉडीज के आगे द नहीं लगता है, सिवाय किसके, लेक के, बे के और वाटरफॉल के। तो नियाग्रा वाटरफॉल्स है, उसके आगे द नहीं लगेगा। वुलर लेक है, सांबर लेक के आगे द नहीं लगेगा। कोई भी बे है ना, बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी, उसके आगे आप जो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है, वो आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सभी वाटर बॉडीज़ के आगे आप द लगाएंगे, चाहे सी हो, पौंड हो, है ना। इस केस में जैसे स्ट्रेट था, जल डमरू मध्य था, है ना, इसके आगे भी आप द लगाएंगे। स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। या फिर कैनाल हो, है ना, रिवर हो, इन सभी के आगे आपको द लगाना है। तो ये जो है ना, दोनों को आप एक्सेप्शन समझ लो, इधर इनके आगे नहीं लगाना और इनके आगे जो है द लगेगा। फिर इसके बाद माउंटेन्स पे आ जाओ। इंडिविजुअल माउंटेन पीक्स के आगे कभी भी द नहीं लगता। माउंटेन पीक्स के आगे द नहीं लगता। अगर आपने कंचनजंगा लिख दिया, माउंट एवरेस्ट लिख दिया, कभी भी अपने आगे द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, द K2, द कंचनजंगा नहीं लिखेंगे। लेकिन माउंटेन रेंज के आगे हमेशा, पर्वत श्रृंखला के आगे हमेशा द लगेगा। समझे। जैसे हिंदू कुश है, आल्प्स है, एंडीज़ है, विंध्याचल है, अरावली है, हिमालयाज है, ये सब रेंज हैं, पूरे जो है पर्वतों की एक श्रृंखला है, माउंटेन पीक्स की एक सीरीज है। तो इंडिविजुअल पीक के आगे नहीं लगता, लेकिन श्रृंखला के आगे हमेशा द लगता है। इस तरफ मैं वो लिख रहा हूँ जिनके नहीं लगता, और इस तरफ वो लिख रहा हूँ दूसरी तरफ राइट में जिनके लगता है। तीसरा क्या है जी, किसी भी कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगाना है, चाहे कोई कंट्री हो, है ना, या सिटी हो, या स्ट्रीट हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन कोई भी हो, कॉन्टिनेंट हो, स्टेट हो, इनके आगे आपको द नहीं लगाना। लेकिन हर उस कंट्री के नाम के आगे द लगाना है, या जगह के आगे द लगाना है जिसके नाम में नेम्स विद प्लूरल एंडिंग।
कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी गली, कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट, कोई भी ऐसा शहर जिसके नाम की एंडिंग जो है प्लूरल हो, उसके आगे आपको द लगाना है। जैसे द फिलीपींस, पीछे एस आ रहा है। द नीदरलैंड्स, पीछे एस आ रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें शुरू में यूनाइटेड आ रहा है, लास्ट में स्टेट्स आ रहा है, तो इसमें भी एस आ रहा है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें भी एस आ रहा है। समझ पा रहे हैं? द मॉलडीव्स, पीछे एस आ रहा है। तो इस तरीके से पीछे एस आ रहा हो, नाम में प्लूरलिटी हो, ऐसी जगहों के आगे आपको एस लगाना है। लास्ट में इन सभी का एक एक्सेप्शन है, कोई भी ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन जिसके नाम के बीच में ऑफ आ रहा हो, एनी प्रॉपर नाउन प्लस में ऑफ प्लस में, या ऐसा समझ लो नाउन प्लस में ऑन, ऑफ प्लस में नाउन कॉम्बो। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? ये जो कॉम्बो आपको मिल जाए ना, नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन कॉम्बो, इसके आगे हमेशा द लगेगा। जैसे चाइना के आगे द नहीं लगना चाहिए, चाइना एक कंट्री का नाम है, लेकिन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके आगे द लगेगा, बीच में ऑफ आ गया ना। आई बात समझ में? जैसे बे ऑफ बंगाल के आगे द नहीं लगेगा, बे है ये, बे के आगे द नहीं लगता, लेकिन बे ऑफ बंगाल, ऑफ आ गया बीच में, तो इसके आगे द लग जाएगा। कोई भी प्रॉपर नाउन जिसमें बीच में ऑफ आता हो और दो नाउन जो है ऑफ से जुड़े हो, पहले वाले नाउन के आगे आपको द लगाना है। ये आपकी पूरी एक जो है ना वो बन गया, एक गाइड बन गई, द कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स के आगे द नहीं लगता, बस स्टैंड्स के आगे द नहीं लगता। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो द नहीं लेगा अपने आगे, फिर कभी ऐड कर देंगे। बेसिकली इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो देख लेना। एयरपोर्ट्स के और हाईवेज़ के नाम आपको बहुत कम मिलेंगे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। चलिए, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट था, 5 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। बढ़े आगे, चलिए। ये सब चीज़ें बेसिक्स में हो चुकी हैं, यहाँ रिवीजन हो रहा है। जो बेसिक्स वाले बच्चे अपने यूट्यूब के अंदर, इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको करवाया गया। कह रहे जी नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द सर्विस। अब देखो बीच में डैश लग गया और एक डैश यहाँ लग गया, दो डैश के बीच में जो भी लिखा हुआ उसको ओमिट कर दो, छोड़ दो। कह रहे जी नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द सर्विस आर टू रिज्यूम इन जनवरी इन व्यू ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। कह रहे जी जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं इस सर्विस के, अभी शुरू नहीं हुई रेगुलर, ये किसी दिन चलती है किसी दिन नहीं चलती। कह रहे हैं फेरी बोट के जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं ये शुरू होने वाले हैं आर टू रिज्यूम, इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू। इसका मतलब होता है होने वाला है काम, बीच में गोइंग लिख दो, आर गोइंग टू समझोगे, लिखोगे तो समझ में आएगा। तो दीज आर गोइंग टू रिज्यूम, ये शुरू होने वाले हैं जनवरी में। और कैसे? देखते हुए इन व्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून को। मानसून अभी कुछ एरियाज में बाकी है ना, मानसून चला जाए फिर इस सर्विस को रेगुलर शुरू किया जाएगा। ऑपरेशंस की वर्ब है आर। अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, कह रहा इट रैन फॉर अ फ्यू डेज दिस मंथ। कुछ ही दिन जो है इस महीने जो है अक्टूबर के ये चली है, बीच बीच में इसको चलाएंगे। चलिए, इट की वर्ब है रैन। कह रहा है जी बाय देन इट इज़ होप्ड दैट द अथॉरिटीज़ स्पेशली इन इंडिया वुड टेक स्टेप्स इन इंटरेस्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फेरी सर्विस। कह रहे जी तब तक ऐसा होप किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं खास करके भारत में, वो स्टेप लेंगी, वो कदम उठाएंगी इंटरेस्ट में, भलाई में, सस्टेनेबिलिटी के। सस्टेनेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का टिकाऊपना, कौन सी चीज़ कितना लंबा चल सकती है। तो हमारे देश की अथॉरिटीज़ जो है इस सर्विस के टिकाऊपने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगी इस फेरी सर्विस के, क्योंकि ये बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा इसमें सरकारों को खर्चा करना पड़ सकता है। तो सरकार कुछ प्रोविज़न बना के रखेगी इस सर्विस को चलाने के लिए। इट की वर्ब है इज़ होप्ड, अथॉरिटीज़ की वर्ब है वुड टेक। सस्टेनेबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी, किसी चीज़ का टिकाऊपना। कह रहे जी विद अ फेयर ऑफ अराउंड 7,670 अ पर्सन फॉर अ जर्नी, द डिफरेंस बिटवीन दिस रेट एंड एयर फेयर्स इज नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ। कह रहा है जी एक फेयर के साथ ही, फेयर का मतलब क्या होता है? किराया, भाड़ा। कह रहा है जी भाड़े के साथ ही जो है लगभग 7,500 का पर पर्सन का इस जर्नी के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका, जो डिफरेंस है, जो फासला है इस रेट में और एयर फेयर्स में, कह रहा है वो कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला नहीं है। और किसके लिए? फॉर एनीवन टू ऑप्ट आउट फॉर द फेरी, किसी भी आदमी के लिए जो ऑप्ट फॉर करे, जो चुनाव करे फेरी बोर्ड का। अगर एयर फेयर 12,000 है और बोर्ड से 7,500 रुपये हैं, तो हर सक्षम आदमी एयर फेयर को अफोर्ड करने की कोशिश करेगा, 25 मिनट में तमिलनाडु से श्रीलंका पहुंचने की कोशिश करेगा, बजाय
18 घंटे के बोर्ड के अंदर 4,000 रुपये बचा करके। आई बात समझ में? तो डिफरेंस बहुत कम है। तो डिफरेंस इज नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ। डिफरेंस यानी फासला या समझते हैं ना क्या डिफरेंस का, दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस, इसकी वर्ब है इस। ऑप्ट फॉर करना, किसी चीज़ का चुनाव करना, चूज करना। ऑप्ट आउट ऑफ करना, किसी चीज़ को डिस्कार्ड करना, है ना, चुनी हुई चीज़ से अपने हाथ वापस खींचना, विड्रॉ करना। कह रहे जी इंक्रीजिंग द बैगेज अलाउंस ऑफ 50 kg वुड हेल्प। कह रहे एक काम ये कर सकते हो कि बैगेज अलाउंस जो है वो बढ़ा दें, 50 किलो तक कर दें, ये हेल्प करेगा। क्योंकि एयर फेयर तो आपका उसमें बैगेज अलाउंस नहीं आएगा, उसमें 15 किलो आता है मैक्सिमम। अगर आप फेरी में 50 किलो कह दें कि लोग 50 किलो ले जा सकते हैं, तो इससे लोग क्या थोड़ा फेरी में आने की कोशिश करेंगे। ये काम आप कर सकते हैं। इंक्रीजिंग की वर्ब है वुड हेल्प। फिर क्या कर सकते हैं? करेक्ट द प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज एट नगाटीपट्टम पोर्ट सच एज डॉर्मेटरी एंड इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी एट नगाटीपट्टम रिक्वायर अटेंशन। कह रहे 2 टाइप की प्रोविज़न है। कौन कौन सी? एक तो है एमेनिटीज़ की, सुविधाओं की, नगाटीपट्टम पोर्ट पे। इस पोर्ट पे, इस बंदरगाह पे सुविधाएं रखो, रहने का, खाने का, है ना। जैसे कि सच एज एक डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री क्या होता है? सस्ता होटल, जिसमें एक बड़े से हॉल में 50-100 लोग जो हैं बेड लगा करके सो सकते हैं। स्लीपिंग क्वार्टर्स बोलते हैं इनको, डॉम्स। कह रहा है ऐसी एमेनिटीज़ अगर आप शुरू कर दें और अगर आप इम्प्रूव कर दें रेल कनेक्टिविटी को नगाटीपट्टम तक, भाई यहाँ तक लोग जो हैं रेलगाड़ी से आएँ, फिर फेरी में बैठ के श्रीलंका चले जाएँ। कह रहा है ये दोनों चीज़ें, ये वाला प्रोविज़न डॉर्मेट्री का और ये जो इम्प्रूव करने का काम है रेल कनेक्टिविटी को, ये रिक्वायर करते हैं अटेंशन। इन दोनों पे ज़रूरत है ध्यान देने की, ज़रूरत है ध्यान देने की। क्यों? कह रहा है एज पैसेंजर्स फ्रॉम श्रीलंका आर श्योर टू वांट टू विजिट चेन्नई। क्योंकि पैसेंजर्स जो हैं श्रीलंका से वो श्योर हैं, ज़रूरी हैं, वो निश्चित हैं कि वो चाहेंगे कि वो चेन्नई तक तो घूम के आएँ। आई बात समझ में? चलिए, प्रोविज़न और इम्प्रूविंग दोनों की वर्ब है रिक्वायर, पैसेंजर्स की वर्ब है आर। मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से सेंटेंसेज हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। कह रहे जी ऑन द पार्ट ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड एक्टिविस्ट शुड कंसीडर प्रमोटिंग इकोनॉमिक टाइज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्रोविंस। कह रहे ये सब तो भारत करेगा, 50 किलो रख देंगे एक्स्ट्रा, डॉर्मेट्री बना देंगे, रेलवे लाइन बिछा देंगे। कह रहे श्रीलंका की तरफ से ऑन द पार्ट ऑफ श्रीलंका, ऑन द पार्ट ऑफ मतलब की तरफ से, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए इस काम को। और किसको? कि वो प्रमोट करें इकोनॉमिक टाइज को, आर्थिक रिश्तों को, जिसमें शामिल हैं बहुत सारे एक्सपोर्ट्स नॉर्दर्न प्रोविंस से श्रीलंका के। तो श्रीलंका से ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट इंडिया में होता नहीं है, हम सब कुछ श्रीलंका को देते हैं, श्रीलंका से कुछ खरीदते नहीं हैं। तो इकोनॉमिस्ट कुछ ऐसा करें कि वहाँ से इंडिया वाले भी कुछ खरीदने लगे, इंडिया से कुछ खरीदी हो, एक्सपोर्ट्स उनके प्रमोट हो जाएं। और ये क्यों हो? कह रहे जी गिवन द इनहेरेंट एसिमेट्रिकल बायलैटरल रिलेशनशिप। गिवन यानी देखते हुए, जो इनहेरेंट, जो इनसेपरेबल एसिमेट्रिकल बायलैटरल रिलेशनशिप है। देखिए एसिमेट्रिकल का मतलब है अनबैलेंस्ड या डिसबैलेंस्ड, अनइवन बोल सकते हैं। बायलैटरल का मतलब है दो तरफा। तो इंडिया श्रीलंका के ट्रेड में शायद इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कुछ नहीं करता है। तो हमारी बायलैटरल जो है ट्रेड रिलेशनशिप एसिमेट्रिकल है। कह रहे जी इस इनहेरेंट रिलेशनशिप को सही किया जाए, नॉर्दर्न प्रोविंस से इस फेरी के जरिए भारत में भी कुछ इंपोर्ट करवाया जाए। समझ आई बात? इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और एक्टिविस्ट की वर्ब है शुड कंसीडर। एसिमेट्रिकल मतलब डिसबैलेंस्ड, हम तो इतना एक्सपोर्ट करते हैं और इतना सा इंपोर्ट करते हैं, तो ये एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। इनहेरेंट मतलब इनसेपरेबल, इंटीग्रल। बायलैटरल मतलब दो तरफा। कंसीडर के बाद में प्रमोटिंग लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश में ये कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जो अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को या टू इन्फिनेटिव को नहीं लेती। ये हमेशा अपने बाद किसी नाउन या जीरेंड को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लेने की कोशिश करेंगी। द सेंटर इज कंसीडरिंग टू ब्रिंग अ लॉ ऑन सेम सेक्स मैरिजेस। सेंटर कंसीडर कर रहा है सेम सेक्स मैरिजेस पे एक कानून को लाने की। यहाँ पे टू ब्रिंग जो है ना वो गलत है। कंसीडरिंग कंसीडर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी, इसलिए टू ब्रिंग की जगह पे आपको लिखना चाहिए ब्रिंगिंग। समझे बात को? है ना? वैसे ही डू यू एंजॉय टू वॉच दिस मूवी? क्या आप इंजॉय करते हैं इस मूवी को देखना? या डिड यू एंजॉय, आपने इस मूवी को देखना पसंद किया, एंजॉय किया? तो एंजॉय टू वॉच गलत है। एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन को लेती है। तो अगर आप यूँ लिखें डिड यू एंजॉय द मूवी, ये ठीक है, एंजॉय के बाद में मूवी आ गई, एक नाउन आ गया।
लेकिन वॉच वर्ब लिख रहे हैं तो फिर टू वॉच नहीं लिख पाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा वॉचिंग। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। आपको ये 8-9 वर्ब साइन के पेयर्स को याद रखना है और एक दूसरे के उल्टे हैं ये। रिज्यूम शुरू करना, फिनिश खत्म करना, एडमिट मान लेना, डिनाई मना कर लेना, कंसीडर किसी चीज़ के बारे में सोचना, अवॉइड मतलब उससे दूर रहना, कीप ऑन मतलब करते रहना, पोस्टपोन मतलब रोक देना, है ना, इंजॉय मतलब मजा लेना, टॉलरेट मतलब सजा सहना, किसी चीज़ को सहना। चलिए लास्ट सेंटेंस सभी लोग खुद से करेंगे ट्राई। अवॉइड वर्ब का इस्तेमाल हमने कर दिया है। क्या लिखें यहाँ पे? अवॉइड वर्ब को कैसे यूज़ किया जाए? द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्टेड टू अवॉइड टू गो आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। लोकल प्रशासन ने, स्थानिक प्रशासन ने सजेस्ट किया कि आप अवॉइड करें स्टॉर्म के दौरान बाहर जाना। तो ये डू गो आउट को कैसे सही किया जाए, सभी लोग ज़रूर से कमेंट्स में बताना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी और जो लिख लेते हो वो हमेशा याद रहता है। बहुत पॉसिबिलिटी है याद रखने की। कमेंट्स में डालना, वहीं आपको सही गलत बता देंगे। कह रहा है जी, आफ्टर ऑल नागाटीपट्टिनम इज प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन एंड वन ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्पॉट्स ऑफ तमिलनाडु। कह रहे हैं जी, सब चीज़ों को देख लें, अगर आफ्टर ऑल देखें तो नागाटीपट्टनम जो है, अच्छा ये बीच वाला सेंटेंस रह गया, इसको भी देख लो। अल्टीमेटली सस्टेन्ड पॉलिसी अटेंशन इज क्रिटिकल टू मेकिंग दिस सर्विस अ सक्सेस। कह रहा है आखिरकार लगातार बना हुआ जो पॉलिसी अटेंशन है, पॉलिसी मेकर्स का जो ध्यान है, वो बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सर्विस को एक सक्सेस मेक करने में, इस फेरी सर्विस को एक कामयाबी में तब्दील करने में। ठीक है, अटेंशन की वर्ब है इस। अल्टीमेटली मतलब इवेंचुअली है, फाइनली, आखिरकार। क्रिटिकल टू में टू वो वाला टू है जो एक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। टू को देख करके यहाँ मेक ना लिखें, यहाँ मेकिंग बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्रिटिकल टू में टू एक प्रेपोजिशन होता है। सारे वो फ्रेजेस जहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन होता है वो इस स्लाइड में आपको समझाए गए हैं। ध्यान से देख लो इसको, क्वेश्चंस इस पे बनेंगे। विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, हैबिचुअल टू, की टू, है ना, यहीं पे आपको मिल जाएगा क्रिटिकल टू। क्रिटिकल टू कहाँ मिलेगा? देखो क्रिटिकल टू, इन सभी में टू एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में बेस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, या तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का या फिर किसी नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिटिकल टू लिखा हुआ था, इसलिए इसके बाद में मेक ना लिख करके मेकिंग लगाया गया। इस शीट को याद रखें, स्क्रीनशॉट लें। कितने हैं ये? 4 4 8 4 3 12 3 36 फ्रेजेज हैं। 20 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में मेजोरिटी ऑफ फ्रेजेज जो है ये जो है बैठ जाएंगे। चलिए पढ़ो इनको, देख के बोलोगे, पढ़ोगे तभी दिमाग में बैठेंगे। कॉन्ट्रीब्यूट टू, हॉस्टाइल टू, प्रायर टू। चलिए कह रहा है जी, ये आफ्टर ऑल वाला भी आपने देख लिया। कह रहे हैं सब चीज़ों के बाद अगर देखा जाए तो हमारा नागाटीपट्टनम जो है तमिलनाडु का, वो भी प्रीडोमिनेटली या मुख्यतः या मेनली एक एग्रेरियन एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया है, और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्पॉट्स में आता है, एरियाज में से आता है तमिलनाडु के। नागाटीपट्टनम की वर्ब है यस। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वन ऑफ स्पोर्ट्स, वन ऑफ एरियाज, वन ऑफ फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कंट्रीज़, है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ के बाद में हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल किया जाए। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल या रूरल। कह रहे सो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज टू एंश्योर दैट द नागाटीपट्टनम कानके संतुराई फेरी सर्विस डज नॉट मीट द फेट ऑफ थूथुकुडी कोलंबो सर्विस। कह रहे इस प्रकार से ये अप टू है, ये ऊपर है। अप टू होना यानी किसी के ऊपर होना, दोनों देशों की सरकारों के ऊपर है कि वो इंश्योर करें कि जो नई वाली फेरी सर्विस है जो भी शुरू हुई है, ये नहीं जा मिलती है उसी फेट से, उसी नसीब से, उसी संजोग से, डेस्टिनी से जो थी पुरानी वाली थूथुकुडी कोलंबो सर्विस का, जो 12 साल पहले शुरू हुई थी और बंद हो गई थी। तो दोनों सरकारों के ऊपर है कि कैसे पुरानी वाली सर्विस की तरह ये सर्विस फिर से बंद ना हो। इट की वर्ब है इस, फेरी सर्विस की वर्ब है डज नॉट मीट। फेट का मतलब होता है नसीब, भाग्य या डेस्टिनी। रैप अप करेंगे सेशन को। मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए आपने। अब क्विज़ में धमाल करना है, 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब आप तो अपनी कोशिश करो ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, ट्रेडिशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स क्यों डिसरप्ट हुए थे पाक स्ट्रेट में, है ना। क्या रीज़न था उनके डिसरप्ट होने का, जस्ट जो कि पैसेज में बताया गया है। सुनामी की वजह से हुए थे, श्रीलंका में सिविल वॉर की वजह से हुए थे, पेट्रोनेज की वजह से, जो कमी थी पेट्रोनेज की उसकी वजह से हुए थे, ग्राहकी नहीं थी लोगों की, पैसेंजर्स की, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हुए थे, सी ट्रांसपोर्ट का। प्रीलिम्स लेवल का बहुत आसान क्वेश्चन है,
अगर ये गलत हो जाए तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि खुद के कान मरोड़ लेना, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तभी गलत होगा। फिर से आर्टिकल को पढ़ लो, फर्स्ट जो है पैराग्राफ की शुरुआती 5 या 7 सेंटेंसेस में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल भी दिया है इस वीडियो के नीचे। सेकंड देखो, पैसेज का ओपिनियन क्या है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के इस फेरी सर्विस के। क्या लगता है इस पैसेज को, ये फेरी सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी? ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये बहुत डरा हुआ है, एप्रीहेंसिव है, ये बहुत निश्चित है, अश्योर्ड है, सुनिश्चित है कि चलेगी चलेगी इस पैसेज के ओपिनियन के हिसाब से, या पैसेज ये कहता है कि पहले से ही फेल हो चुकी है, अभी लॉन्च हुई है और फेल भी हो गई। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग आपको चाहिए। आपको ये देखना है ऑथर की क्या राय है इस सर्विस को लेकर के, ऑथर क्या सोचता है, क्या उसको लगता है ये फेल हो चुकी है या उसको लगता है ये सुपर हिट है ना। सही आंसर फर्स्ट कमेंट में डालेंगे, वहां से आपको मैच करना है। थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसा आदमी जो फिर से घर वापसी करता है अपनी होमलैंड में, मातृभूमि पे, उसके लिए क्या वन वर्ड है ना। उस एक्ट को नहीं पूछा है, वापस आने के काम को नहीं, उस आदमी के बारे में पूछा है जो घर लौटता है। तो बताना, सही वर्ड आपको बताना है, वो पेट्रियट वाला वर्ड है। चौथे में ऐसा आदमी जो 100 साल से ऊपर का है, क्या वन वर्ड बनेगा उसके लिए, ये भी आपको वन वर्ड्स कराए थे, है ना। सेप्टाजुनेरियन, सेप्चुआजुनेरियन, ऑक्टाजुनेरियन, क्वाड्राजुनेरियन। चलिए, सीमलेस वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, 4 मीनिंग आपको दिए गए हैं। सीमलेस, सीमलेस वही वाला मीनिंग है इसका। 6वें से 9वें में 4 एरर्स मिलेंगी और एरर मिलेंगी इन वाले एरियाज में जहां मैंने डार्क किया हुआ है। चारों एरर्स को ढूंढ के बताना। 10वां एक सेंटेंस आपको दिया है जिसको आपको इंग्लिश में लिखना है। फुल एक्सरसाइज हो जाएगी, इस पूरे क्विज को ढंग से अटेम्प्ट देना। सेंटेंस ये है कि तमिलनाडु श्रीलंका की फेरी सर्विस टिकाऊपने की या सस्टेनेबिलिटी की चुनौतियों का सामना करते हुए की शुरुआत इकोनॉमिक और कल्चरल मौकों को प्रेजेंट करती है। आई बात समझ में? ये ऐसा समझ लो, ऐसा करते हुए, टिकाऊपने की चुनौतियों का सामना करते हुए, ये जो फेरी सर्विस है, ये फेरी सर्विस है इकोनॉमिक और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को या मौकों को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो यहाँ पार्टिसिपल फ्रेज आप बना सकते हैं, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे आपको मेन क्लोज बनाना है। कोशिश तो करो, फिर कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर देखो, मैच कर लेना वहाँ से। चलिए, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसा समझ लो छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास है। कल क्या करेंगे, एक छोटा सा आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे, मुश्किल से 10 सेंटेंसेस का, लेकिन इतना मुश्किल या टफ होगा कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आपका लेवल क्या है। और उसके ऊपर एक बेस्ड मेगा क्विज होगा 10 क्वेश्चंस का, जिसको क्लास के दौरान ही सॉल्व करेंगे। मतलब फर्स्ट कमेंट में आंसर नहीं डालेंगे, वो क्विज को आपके सामने ही सॉल्व किया जाएगा। तो मात्र 10 मिनट उस आर्टिकल को पढ़ने में लगेंगे और फिर 15 मिनट उसके आरसी को, ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वो आरसी को आपको सॉल्व करना है। तो 25 मिनट की या 20 मिनट की क्लास होगी, नई सीरीज़ है, होपफुली आपको पसंद आएगी। कल से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात लेंगे कल ही आपसे। क्लास को लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन